नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हमेशा की तरह हाजिर हूं अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले रुख हरियाणा का करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है हमारे पास। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। फिलहाल बीजेपी से किरण चौधरी का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। सूत्र बताते हैं कि किरण चौधरी सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार हैं। अभी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की आज घोषणा कर दी जाएगी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल अन्य राजनीतिक दलों से कोई भी अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं करेगा। किसी अन्य दल से कोई उम्मीदवार नामांकन नहीं भरेगा। हरियाणा में एक सीट पर राज्यसभा का उपचुनाव होना है। और मेरे साथ इस खबर पर दिल्ली से मेरे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा का रुख कर रहे ज्यादा जानकारी के लिए। राजा, बीजेपी का उम्मीदवार कल अपना नॉमिनेशन फाइल कर देगा हरियाणा की राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए, और खबर ये कहती है, राजा सूत्र बताते हैं कि अभी तक किरण चौधरी का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है बतौर बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार। क्या लगता है राजा आपको, इस दावे में कितना दम है? क्या चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर? खबर ये भी है राजा कि किसी और पार्टी से अभी तक कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। और बिल्कुल देखिए, भाजपा की हम बात करें क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर कल भी दिल्ली में एक बड़ी बैठक देखने को मिली थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे और काफी लंबी ये बैठक चली थी। जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि जो नाम है वो फाइनल हो चुके हैं। आज शाम तक भाजपा जो राज्यसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी करती हुई नजर आएगी, पर सबसे मजबूत जो दावेदार हैं वो किरण चौधरी नजर आ रही है। पर इस बीच एक जानकारी ये भी है कि सुधा यादव जो कि पहले काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं, और बिट्टू जो कि अभी हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बनाए गए हैं नई मोदी सरकार में, उनका भी नाम चल रहा है। पर सबसे मजबूत जो दावेदार हैं वो फिलहाल किरण चौधरी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से किरण चौधरी की हम बात करें, हरियाणा से आती है और ऐसे में हरियाणा में जो उनके इलाके हैं, अलग अलग इलाके, उनका काफी प्रभाव है। और जिस तरीके से जो जानकारी है कि पहले ही उनसे कह दिया गया था कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, इसी कड़ी में एक जो किरण चौधरी है वो मजबूत दावेदार के रूप में देखने को मिल रही है। हालांकि स्थिति आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगी। जो राज्यसभा को लेकर उपचुनाव होना है उसको लेकर जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो जानकारी है कि आज लिस्ट आएगी और कल जो भी राज्यसभा को लेकर उम्मीदवार होगा वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। वहीं विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पहले ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास राज्यसभा का वो आंकड़ा नहीं है, हमारे पास विधायक नहीं है। हालांकि जिस तरीके से जो पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनका भी कल बयान सामने आया था कि अब जेजेपी के 4 विधायक कांग्रेस के पाले में चल गए, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपना उम्मीदवार जो उपचुनाव हो रहे हैं राज्यसभा को लेकर उतारने चाहिए। पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस क्या अपना राज्यसभा को लेकर जो उम्मीदवार है वो ग्राउंड में उतारेगी। पर बीजेपी की हम यहाँ पर बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में देखने को मिला। अब जो जानकारी आ रही है कि नाम फाइनल कर लिए गए हैं। हालांकि ये जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार है कि किरण चौधरी काफी मजबूत दावेदार के रूप में देखने को मिल सकती है। और वहीं जो नाम है, चाहे सुधा यादव की बात करें, बिट्टू की बात करें, बिट्टू मैं आपको बता दूं कि काफी बड़े नेता हैं, पंजाब से वो आते हैं, और ऐसे में हाईकमान चाहता है कि उनको भी हरियाणा से या फिर राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाए। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज शाम तक बीजेपी उप चुनाव को लेकर, जो राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर लिस्ट जारी कर देगी। कौन मजबूत दावेदार ग्राउंड में देखने को मिलेगा। और कल जिस तरीके से जो जानकारी है कि नॉमिनेशन भी फाइल हो जाएगी, जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पर लगातार जिस तरीके से, चाहे हम उपचुनाव, राज्यसभा उपचुनाव की हम बात कर ले, विधानसभा चुनावों की बात कर ले, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जी राजा, इस बीच दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर यह इल्जाम भी लगाया कि उनकी तो साठगांठ है बीजेपी से, अगर नहीं है तो वो अपना उम्मीदवार उतारें। कल आखिरी तारीख भी है नॉमिनेशन फाइल करने की। वाकई कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा जा रहा है, ये खबर बेहद पुख्ता मानी जाए राजा?
और बिल्कुल देखिए, कई बार जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बोल चुके हैं कि हमारे पास उतने विधायक नहीं है कि राज्यसभा को लेकर, पर क्योंकि आज का दिन बचा है, कल आखिरी दिन है, जाहिर तौर पर हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली में ही मौजूद है, कि क्या वाकई में कांग्रेस अपना उम्मीदवार ग्राउंड में नहीं उतारेगी, या फिर जो जानकारी है कि और कुछ, क्योंकि कल भी एक बड़ी बैठक क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की देखने को मिली थी। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें हरियाणा के प्रभारी, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स इस बैठक में मौजूद थे। तो अब आज, क्योंकि आज का जो रिएक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहेगा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन ही बचा है, उपचुनाव जो कि राज्यसभा को लेकर हो रहे हैं, कल नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, इसको लेकर जरूर हमें इंतजार करना होगा कि आज किस तरीके का रिएक्शन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहने वाला है। फिलहाल बीजेपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं। आज दोपहर या शाम तक बीजेपी की जो उम्मीदवार है बिल्कुल राजा, आपने जिक्र भी किया। इस बीच कांग्रेस की बैठक का भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ कांग्रेस ने भी मीटिंग की। राजा, आएंगे आपके पास, ये बड़ा अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को, जिसका जिक्र आपने किया अभी। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 4 राज्यों के कांग्रेस प्रभारियों के साथ उनका मंथन हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ भी मंथन हुआ। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी इस बैठक में मौजूद रहे। मेरे सहयोगी राजा मेरे साथ बने हुए मुसलसल, राजा का रुख करेंगे। राजा, दिल्ली में कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हुई, उम्मीदवारों को लेकर बड़ा मंथन जाहिर सी बात है इस बैठक में किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। जान सकते हैं क्या उम्मीदवार तय करने की दिशा में कोई ठोस फैसला हुआ है या नहीं इस बैठक में? राजा, क्या एजेंडा था इस बैठक? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चारों राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको दिल्ली तलब किया गया था कांग्रेस हाईकमान की तरफ से। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में कल कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी है वो इस बैठक में मौजूद रहे। कृष्ण वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है वो उस बैठक में मौजूद रहे। और आगामी चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारी कांग्रेस ग्राउंड पर करेगी, किस तरीके से लोगों के बीच जाएगी, जो बड़े नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, वो उनकी क्या किस तरीके की जो रैलियां हैं वो देखने को मिलेगी। हरियाणा के लिहाज से बात करें तो हरियाणा से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया वो इस बैठक में मौजूद रहे। खासतौर पर जो प्रभारियों के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी जो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है अलग अलग राज्यों को लेकर, हरियाणा में जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय माकन है वो इस बैठक में मौजूद रहे। सभी मेंबर्स बैठक में मौजूद रहे। बैठक में क्योंकि सितंबर में राहुल गांधी जो कि हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर हरियाणा के लिहाज से बातचीत यहाँ पर हुई। और वहीं जो स्क्रीनिंग कमेटी लगातार, क्योंकि आवेदन जो कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं कि 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं ने किए हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी जो काम करेगी इन उम्मीदवारों को लेकर, इन जो उम्मीदवार, जिन नेताओं ने उम्मीदवारी अपनी जताई है, चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, उनसे बातचीत करेगी और एक पैनल तैयार करेगी। 3 से 4 नामों का पैनल तैयार करके कांग्रेस हाईकमान यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति में भेजेंगे। उसके बाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो ग्राउंड में देखने को मिलेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट देखने को मिलेगी। तो अलग अलग मुद्दों पर, चाहे चुनावी घोषणा पत्र की बात करें, घोषणा पत्र किस तरीके से हरियाणा में तैयार हो, किस तरीके से जो बड़े नेता हैं वो आगामी जो दिनों में हरियाणा में दौरा करेंगे, किस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर बारीकी से कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में कांग्रेस की देखने को मिली। जी तो राजा, क्या माने हम, कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक सामने आ सकती है? हालांकि जो कांग्रेस में आवेदन करने वालों की तादाद अच्छी खासी है, 90 विधानसभा सीटों पर लोगों ने हजारों की तादाद में आवेदन किया है, पर फाइनल लिस्ट पार्टी की तरफ से कब तक सामने आ सकती है? और बिल्कुल देखिए, अभी जरूर लंबा टाइम लगेगा क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपना काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2500 से ज्यादा आवेदन पूरे 90 विधानसभा सीटों से आए हैं। तो ऐसे में सभी जो विधानसभाओं पर आवेदन जिन नेताओं ने किए हैं उनको लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है, उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उनसे जानकारी साझा की जा रही है कि किस तरीके से आपने कांग्रेस के लिए काम किया और क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन सभी मुद्दों को लेकर लगातार जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं,
वो अपना काम कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट को अब कब सौंपती है, क्योंकि जो जानकारी है कि स्क्रीनिंग कमेटी को कहा गया कि जो फाइनल रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी तैयार करेगी उसमें 3 से 4 नाम पैनल में होंगे, वो केंद्रीय चुनाव समिति में जाएंगे और वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार डिसाइड होगा। तो जाहिर तौर पर काफी लंबी प्रक्रिया है, अभी काफी लंबा टाइम कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया राजा आपका इस अहम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पटवारी और कानूनगो की हड़ताल जारी है। अब इस बीच एसीएस राजस्व ओंकार शर्मा से इनकी मीटिंग होगी। पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन सर्विसेज बंद कर दी हैं। आज उनकी मीटिंग होगी ओंकार शर्मा के साथ। आज होने वाली इस मीटिंग में अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि स्टेट कैडर की मांग को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन फिलहाल पेंडिंग पड़े हैं। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी पटवारी और कानूनगो की, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी पटवारी और कानूनगो नहीं माने। प्रदीप ठाकुर शिमला से ब्यूरो हेड हमारे इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज अहम मीटिंग होने वाली है पटवारी और कानूनगो की एसीएस राजस्व ओंकार शर्मा के साथ। हालांकि अभी चंद दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ भी इनकी बैठक हुई, लेकिन मुख्यमंत्री का आश्वासन शायद ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है पटवारी और कानूनगो को। आज होने वाली मीटिंग काफी अहम है। बताइए तफसील से किस वक्त ये मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो एक बार फिर से हड़ताल पर हैं और उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं को ठप कर दिया है और कोई भी पटवारी कानूनगो जो उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था सर्कलों का, उसमें ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से अपनी मांग को लेकर मुखर हैं और उनका सिंगल लाइन स्टैंड यही है कि हमें स्टेट कार्डर नहीं चाहिए, स्टेट कार्डर नामंजूर है, वो जिला कार्डर जिस तरह से पहले था उसी तरह का रहना चाहिए। तो ये इनकी प्रमुख मांग है। हालांकि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ भी देहरा में बैठक हुई थी और उसमें यही निर्णय लिया गया था कि अब हड़ताल को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और जो सरकार के साथ वार्ता हुई है उसके बाद ही जो है आगे का काम शुरू करेंगे। लेकिन जब बैठक खत्म हुई, हालांकि उस दिन ये भी निर्णय इनकी तरफ से लिया गया था कि हम 1 दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बैठक से बाहर निकले और उसके बाद इन्होंने अपने स्तर पर निर्णय लिया तो कुछ बातों को लेकर संशय था और उसी को दूर आज किया जाएगा एसीएस ओंकार शर्मा में जो बैठक होने वाली है। लेकिन तब तक इन्होंने ऑनलाइन सेवाओं को बंद रखा हुआ है, काम नहीं कर रहे हैं और आज तय होगा कि क्या हड़ताल को आगे बढ़ा रूप देना है या फिर सरकार इनकी बातों को मानती है तो फिर इस हड़ताल को हमेशा के लिए खत्म करना है। तो आज की जो बैठक वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो जो जिला कार्डर से स्टेट कार्डर बनाया गया है और उसके साथ साथ बाकी भी इनके जो हैं उनको जो अतिरिक्त सचिव ओंकार शर्मा है उनके साथ इनकी बैठक होने वाली है। सबकी निगाहें आज इनकी बैठक पर है कि क्या आगे रास्ता निकलता है या फिर हड़ताल आगे चलती है, क्योंकि लोगों को भी अब परेशानी आ रही है। ऑनलाइन जो केसेस हैं लगभग 2 लाख से ज्यादा केस वो पेंडिंग चल रहे हैं और ये लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। कई सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, कई काम जो है वो किए जाने हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों को भी उठानी पड़ रही है। तो देखना ये होगा कि आज इस बैठक के बाद जो होता है या कुछ और रूप लेता है। जी तो प्रदीप, इसका मतलब है कि आज की मीटिंग पर तमाम दारोमदार है। आज की मीटिंग में क्या फैसला होता है पटवारी और कानूनगो उसी के आधार पर अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे या फिर हो सकता है कि वो अपनी हड़ताल को वापस भी ले लें? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई ठोस आश्वासन को दिया जाता है तो वो फिर अपनी हड़ताल को वापस लेंगे। अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो आज कोई बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। कि ये भी अपनी मांग पर अड़िग है कि हम जिला कार्डर हमारा है स्टेट नहीं बनना चाहिए और सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि हमने तंग नहीं करना है, परेशानी नहीं है, कोई बड़े स्तर पर नहीं होगी, जहां जिसकी जरूरत होगी उनको वहां पर ले जाया जाएगा। कई ऐसे पटवारी कानून हैं जो अपने जिला बाहर काम कर रहे हैं तो वो अपने जिला में जा सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था है ये बनाई गई है, लेकिन उनकी सीनियरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भी उनको लेकर कई चीजें कही गई हैं। तो अब उसके बावजूद भी ये पटवारी कानून को महासंघ नहीं माना है, लेकिन फिर भी आज पर सभी की निगाहें रहेंगी कि आज बीच का रास्ता क्या निकलता है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रदीप हमारे साथ। अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि शिमला में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। आईजीएमसी से सचिवालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे डॉक्टर।
डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर और स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेंगे और सरकार को डिमांड चार्टर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहे। रुक करेंगे प्रदीप ठाकुर का, हमारे ब्यूरो हेड बने हुए मेरे साथ। प्रदीप, कोलकाता में हुए जघन्य अपराध के बाद अब डॉक्टर्स देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जगह जगह किए जा रहे हैं। आज शिमला में होने वाले इस प्रदर्शन के बारे में तफसील से बताइए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इमरजेंसी सर्विसेज इस दौरान भी बहाल रहेंगी। बिल्कुल, देखिए, जो कोलकाता में घटना हुई है उसके बाद से ही पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं उनमें रोष है। और शिमला की अगर बात करें, शिमला का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है और यहाँ पर कई दिनों से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे पहले, लेकिन उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इनके प्रदर्शन को समर्थन दिया पूरे देश में। और फिर हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, डेंटल डॉक्टर्स हैं और बाकी भी जो मेडिकेयर से जुड़े लोग हैं, उन्होंने इनके प्रोटेस्ट को समर्थन दिया। और शिमला में एक दिन 24 घंटे का पहले टोकन प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन फिर उसको आगे बढ़ाया गया है। और अब आज जो जानकारी है कि अब आईजीएमसी में पहले ये गेट मीटिंग करेंगे, फिर वहां से शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकाला जाएगा और ये राज्य सचिवालय तक सभी डॉक्टर्स भी उसमें शामिल होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी, इंटर्न भी और जो स्टूडेंट्स है मेडिकल की शिक्षा हासिल कर रहे हैं वो सभी इसमें शरीक होंगे। तो आज जो राज्य सचिवालय में जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे तो उनसे मुलाकात की जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री या जो अधिकारी होंगे उनसे जो है वो अपना डिमांड चार्टर दिया जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि एक तो जो कोलकाता में घटना हुई है उसमें जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए और इसके साथ साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट उसको लागू किया जाना चाहिए और जो नेशनल टास्क फोर्स ने भी रिकमेंडेशन दी हैं उनको भी लागू किया जाना चाहिए। ये कुछ प्रमुख इनकी मांगे हैं। बाकी भी कर्मचारियों से जो डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े इशू हैं उनको भी डिमांड चार्टर में रखा जाएगा। लेकिन प्रमुख मांग इनकी यही रहेगी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हॉस्पिटल्स में पुलिस का पहरा लगे और जहां जरूरत है वहां सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं। इस तरह की मांग इन्होंने की हुई है और देखना ये होगा कि आज जो डिमांड चार्टर दिया जाएगा वो कितनी मांगों का प्रमुख मांगे उसमें शामिल होंगी। लेकिन इतना दूर है कि जो रूटीन मरीज हैं उनको अब परेशानियां जो है झेलनी पड़ रही है काफी दिनों से। हालांकि जो क्रिटिकल केयर है या इमरजेंसी है या फिर जरूरी ऑपरेशन है उनको रेगुलर किया जाएगा और जो सरकार से जुड़ी स्कीमें हैं जिनमें लोगों को जागरूक करना है या कैंप लगाए जाते हैं वहां पर भी डॉक्टर जाते रहेंगे, लेकिन केवल ओपीडी में नहीं जाएंगे। तो ये फैसला इनकी तरफ से लिया गया है। तो आज देखना ये होगा कि अपना डिमांड चार्टर ये देंगे तो सरकार की तरफ से इनको क्या आश्वासन मिलता है। जी, शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच रुख हम उत्तराखंड का करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसको लेकर कांग्रेस 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन के साथ ही ईडी कार्यालय के घेराव का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की कामयाबी के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। उत्तराखंड में 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से और इसके लिए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। देहरादून महानगर में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस खबर पर मेरे साथ नासिर हुसैन जुड़ गए। नासिर, उत्तराखंड में 22 अगस्त को कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है और इसके लिए कांग्रेस नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। कांग्रेस के कई आरोप हैं, प्रदेश सरकार पर पूंजीपतियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया कांग्रेस ने। इसके अलावा कई और इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। इसी को लेकर ये प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। क्या खास रहेगा इस प्रदर्शन में नासिर? किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, किस तरह से इस प्रदर्शन को अंजाम देगी कांग्रेस? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस कई तरह के आरोप लगाते
और इसके अलावा भी और बहुत सारे नेता रणजीत रावत की बात करें, आ रही है, विधायक नेताओं से इनकी बात करें, तमाम भारतीय जो नेता हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और सरकार को कहना दिया जाए। इसको लेकर बड़ी और इसको लेकर कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को बुलाना होता है, तमाम लोगों को इकट्ठा करना होता है। इन तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए और समय से लोग पहुंचे और एक बड़ा प्रदर्शन किया जा सके, इसको लेकर के तैयारी करने में कांग्रेस जुटी है और इसके लिए तमाम नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है और जल्द ही कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन 22 तारीख को करने जा रही है। इसको लेकर के अब मीटिंग कांग्रेस शुरू कर दी है और तमाम नेताओं के साथ कार्यकर्ता इस बड़े प्रदर्शन की तैयारी करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। नासिर, जाहिर सी बात है अब इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं, अपने सभी बड़े नेताओं को अलग अलग तरह से जिम्मेदारी भी दी गई है। तो फिलहाल क्या एक ही दिन के लिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, जो केंद्रीय आलाकमान है कांग्रेस का, जो निर्देशित किया गया है वो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया गया है और उसी को लेकर के ये तैयारियां आगे अभी फिलहाल एक दिन का धरना प्रदर्शन है। अगर आगे और भी निर्देश हैं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तो धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रखा जा सकता है। फिलहाल 22 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होने वाला है, उसको लेकर के कांग्रेस के नेता तैयारी करने में जुटे हैं। जी नासिर, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप बने रहे नासिर हमारे साथ। अगली हम खबर पर रुख करेंगे आपका। रायपुर क्षेत्र में सौंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 2 युवक नदी में फंस गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के सीसीआर से सुबह 8:55 पर एसडीआरएफ की टीम को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचते ही तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। सौंग नदी के तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बावजूद एसडीआरएफ और जनपद पुलिस की टीम ने दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की तत्परता और स्थानीय पुलिस की कुशलता का परिचय मिला। तो सौंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे 2 मजदूर इसमें फंस गए। नासिर, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। बेहद शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।